नमस्कार। हम सब ने अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कभी ना कभी ये जरूर कहा होगा, अरे यार मेरी एक थ्योरी है कि, है ना। लेकिन जब कोई समाजशास्त्री थ्योरी या सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब सिर्फ एक अंदाजे या ख्याल से कहीं कहीं ज्यादा गहरा होता है। असल में ये समाज को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। तो आज हम इसी औजार के हर पुर्जे को खोलकर देखेंगे और ये समझेंगे कि समाजशास्त्र में एक सिद्धांत आखिर होता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल कि एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत, एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक विचार या एक अनुमान बिल्कुल नहीं है, जैसा हम आमतौर पर सोच लेते हैं। नहीं, इसकी एक बहुत ही ठोस और कह सकते हैं एक व्यवस्थित परिभाषा है। तो एक सिद्धांत को आप समाज के एक नक्शे की तरह समझिए। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाओं, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाओं और फैक्ट्स यानी तथ्यों से मिलकर बना एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ढांचा है। इसका पहला काम तो ये समझाना है कि कोई सामाजिक घटना क्यों और कैसे हो रही है, और दूसरा उस नक्शे की मदद से ये अनुमान लगाना कि आगे क्या हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी विचार को हम सिद्धांत का दर्जा दे दें, नहीं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाने के लिए किसी भी विचार को कुछ जरूरी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। उसे सिस्टमैटिक और लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसमें एक तर्क होना चाहिए। उसे कुछ समझाना चाहिए, मतलब एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन इन सब में सबसे अहम शर्त है कि उसे परीक्षण योग्य यानी टेस्टेबल होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसे सबूतों के आधार पर जांच सकें और यह तय कर सकें कि वो सही है या गलत। और यही एक चीज है जो एक सिद्धांत को सिर्फ एक राय से अलग बनाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक सिद्धांत बनता कैसे है। सोचिए, जैसे कोई इमारत ईंटों से बनती है, ठीक वैसे ही एक सिद्धांत भी कुछ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। चलिए अब इन ब्लॉक्स को जरा एक एक करके समझते हैं। तो इस इमारत की सबसे पहली और बुनियादी ईंट है कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। ये एक सिद्धांत की भाषा है, उसकी शब्दावली, जैसे समाज, संस्कृति, वर्ग या शक्ति। अब जरा सोचिए, अगर हम इन शब्दों का मतलब ही साफ साफ तय ना करें तो क्या होगा। पूरी की पूरी थ्योरी एक ढीली बुनियाद पर खड़ी होगी। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट की एक स्पष्ट परिभाषा होना बेहद जरूरी है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स के बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो है वेरिएबल्स यानी चर। ये कॉन्सेप्ट्स के वो हिस्से हैं जिन्हें हम असल में नाप सकते हैं, जिनमें बदलाव हो सकता है। और यही वेरिएबल्स हैं जो एक सिद्धांत को सिर्फ एक किताबी विचार से निकालकर एक परीक्षण योग्य दावे में बदल देते हैं। अब वेरिएबल्स भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, इसे आप कारण मान लीजिए। और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी निर्भर चर, जो कि प्रभाव या असर होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं, शिक्षा का स्तर और आय का स्तर। यहाँ पर शिक्षा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका असर हम आय पर देख रहे हैं, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि शिक्षा में होने वाला बदलाव आय में भी बदलाव ला सकता है। और जब हम इन दोनों वेरिएबल्स को, कारण और प्रभाव को, एक जांचने लायक वाक्य में जोड़ देते हैं तो हमें मिलती है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। जैसे हमारा उदाहरण है, उच्च शिक्षा से आय में वृद्धि होती है। अब ये एक बहुत ही साफ और साहसिक दावा है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका जवाब हम डेटा इकट्ठा करके दे सकते हैं। और यही हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च को दिशा दिखाती है। लेकिन सुनिए, सिर्फ ईंटों से तो इमारत खड़ी नहीं होती है ना, उन्हें जोड़ने के लिए सीमेंट भी तो चाहिए। एक मजबूत सिद्धांत को भी अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए ऐसे ही एक मजबूत सीमेंट की जरूरत होती है। ये सीमेंट क्या है? ये है वास्तविक डेटा या तथ्य, हर चीज की स्पष्ट परिभाषाएं और एक मजबूत लॉजिकल स्ट्रक्चर जो इन सारे हिस्सों को एक साथ बांध कर रखे। इनके बिना कोई भी सिद्धांत सिर्फ बिखरे हुए विचारों का एक ढेर बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि एक सिद्धांत बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि समाजशास्त्री इन सारे तत्वों को जोड़कर आखिर एक सिद्धांत बनाते कैसे हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सिद्धांत बनाना कोई जादू नहीं है। ये एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक सिस्टमैटिक यात्रा की तरह है जिसके 6 पड़ाव हैं। ये यात्रा एक सवाल या समस्या की पहचान से शुरू होती है, फिर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिफाइन किया जाता है, एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है, उस डेटा का विश्लेषण होता है और आखिर में जाकर उन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। चलिए
इस पूरे प्रोसेस को अपने शिक्षा और आय वाले उदाहरण पर लगा कर देखते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे पहले समस्या क्या है? समस्या है, क्या शिक्षा आय को प्रभावित करती है? हमारी अवधारणाएं क्या हैं? शिक्षा और आय परिकल्पना क्या बनी? उच्च शिक्षा से उच्च आय होती है। अब डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे? हम सर्वे कर सकते हैं, लोगों से उनकी शिक्षा और आय के बारे में पूछ सकते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, यानी ये देखेंगे कि क्या सच में ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा कमा रहे हैं। और अगर डेटा इस बात की पुष्टि कर देता है तो हम एक सिद्धांत बना सकते हैं जो इस रिश्ते की व्याख्या करता है। अब जब हम ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि सिद्धांत क्या है और ये कैसे बनता है, तो सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। सो व्हाट? तो क्या हमें इसकी जरूरत ही क्यों है? आखिर समाजशास्त्र में सिद्धांतों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। सिद्धांत सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये वो चश्मे हैं जिन्हें पहनकर हम समाज की जटिल घटनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये रिसर्च करने वालों को रास्ता दिखाते हैं, हमें भविष्य में होने वाले सामाजिक बदलावों का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं और सबसे जरूरी, ये असल दुनिया को प्रभावित करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए योजना बनाती है तो वो इसी सिद्धांत पर काम कर रही होती है कि शिक्षा से सशक्तिकरण और आर्थिक विकास होता है। मतलब सिद्धांत सीधे तौर पर सरकारी नीतियों को और हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। तो अब इस चश्मे को पहनकर जरा अपने आसपास देखिए। क्या कोई ऐसी सामाजिक घटना है जो आपका ध्यान खींचती है? ये सोशल मीडिया का बढ़ता चलन हो सकता है या फिर बदलती हुई पारिवारिक संरचना। जरा सोचिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसके लिए एक नया सिद्धांत बनाया जा सकता है? अब आप भी एक समाजशास्त्री की तरह सोचना शुरू कर सकते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचेगा।